तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर ली को उनका पुराना दुश्मन कैप्चर करके उन्हें ब्रूटली टॉर्चर कर देता है। इतना ही नहीं, उसने ज़ूकिंग को मारने के लिए अपनी पूरी की पूरी फौज भेज दी, मगर ज़ूकिंग उन पर कहर बनकर टूट पड़ा। उसने एक जलजले जैसे अपने सामने आने वाले हर एक शख्स का काम तमाम कर दिया और फाइनली वो मिस्टर ली को आजाद कर लेता है, मगर उनकी हालत काफी ज्यादा बदतर थी। तो ज़ूकिंग ने इमोशनल होकर आइस मॉन्स्टर को मारना शुरू किया। वो उस बंदे को काफी बुरी तरह से पीट रहा था और अपने हजारों पंचेस की बौछार करते हुए फाइनली उसने मिस्टर ली का रिवेंज ले ही लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ूकिंग को देख पाते हैं, जिसने फाइनली आइस मॉन्स्टर का काम तमाम किया था और अब वो कैंप मास्टर शियांग के सामने खड़ा है। मास्टर शियांग तो काफी देर से ज़ूकिंग के पॉइजन से निपट रहा था और फाइनली उसने उस पॉइजन को पूरी तरह से हटा दिया। वो इतना तो समझ गया था कि ज़ूकिंग कोई आसान टारगेट नहीं, इसे अगर मारने जाएगा तो खुद ही मारा जाएगा। इसलिए वो ज़ूकिंग से कहता है कि बच्चे, क्यों ना इस मुकाबले को यहीं पर एंड किया जाए। तुमने मिस्टर ली को आजाद किया और साथ ही उन्हें कैप्चर करने वाले बंदे को भी मौत के घाट उतार दिया, इसलिए अब हम दोनों को लाइफ एंड डेथ बैटल करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी हम दोनों में कोई पुरानी दुश्मनी तो है नहीं जिसके चलते हम इस बैटल को जारी रखें। साथ ही मैं तुझे याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं वज्रा सेक्ट का एल्डर हूँ। वज्रा सेक्ट काफी पावरफुल फैक्शन माना जाता, तो अगर तूने मुझे मारा तो ये सीधा वज्रा सेक्ट के खिलाफ जंग का ऐलान होगा। वो लोग तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे वज्रा सेक्ट का एंसेस्टर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाला पावर हाउस है, तो उसके सामने एक सेकंड भी टिक नहीं सकता। और उतने में ज़ूकिंग ने ब्लड की वोमिटिंग निकाली। अब ये देखते साथ ही शियांग को लग रहा था कि अरे ये बच्चा तो घायल है, इसलिए वो फटाफट से अपनी ब्लेड लेकर सीधे ज़ूकिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। यानी कि ये सारा पीस टॉक बस उसकी नौटंकी थी ताकि वो खुद को बचा सके। मगर उतने में ज़ूकिंग ने अपने होश संभालते हुए सीधे उसके अटैक को डॉज कर दिया। साथ ही वो हवा में छलांग लगाते हुए अपनी ब्लेड से उस बंदे पर वार कर देता है। ज़ूकिंग का अटैक करने का सबसे फेवरेट स्पॉट है सामने वाले की गर्दन, तो इस बार उसने शियांग की गर्दन पर ही वार किया था। मास्टर शियांग तो हैरान होते हुए कहने लगा कि इस बच्चे में तो अभी भी काफी सारी ताकत बची है। और उतने में शियांग की बॉडी में गड़बड़ होना शुरू हो गई। उसका मटके जैसा पेट काफी तेजी के साथ हिल रहा था और फिर उसी पेट को फाड़कर उसमें से 3 हेडेड मॉन्स्टर बाहर आ गया। उस मॉन्स्टर को देखते साथ ही वहाँ पर जितने भी बच्चे कैद थे वो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। और अब शियांग के उस फॉर्म ने जोर से रोर करते हुए ज़ूकिंग को अपनी एनर्जी से पीछे की तरफ ढकेल दिया। उसकी एनर्जी में इतनी पावर थी कि वहाँ की पूरी फ्लोर ही उखड़ती गई। वह था मास्टर शियांग का बीस्ट फॉर्म, जो कि 3 चीजों से बना हुआ है, जिसमें से एक है ग्रीड, दूसरी थी एंगर और तीसरी थी डिल्यूजन। और इसी वजह से इस मॉन्स्टर के टोटल 3 सिर थे, जो कि इन तीनों चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब उसके तीनों सिर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगे। उसमें से एक कह रहा था कि मुझे ढेर सारा ब्लड चाहिए, दूसरा सिर कह रहा था कि मैं तो इसका फ्लैश खाना चाहता हूँ, और तीसरा सिर कह रहा था कि मैं इसकी हड्डियों का चूरा बना दूंगा। ज़ूकिंग भी इस मॉन्स्टर के फॉर्म को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और उतने में उस मॉन्स्टर ने अपनी सोड को हवा में थ्रो किया, जिसके बाद वो अपनी ब्लेड को कैप्चर करते हुए सीधे ज़ूकिंग की तरफ भागने लगा। वो किसी जानवर जैसे बर्ताव कर रहा था, मगर ज़ूकिंग काफी ज्यादा शांत है। वो तो बस उस बंदे को घूरे जा रहा था और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। दरअसल यहाँ पर ज़ूकिंग ने अपनी एक और स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट किया था, जिसके चलते वहाँ मौजूद हर एक चीज हवा में फ्लोट करने लगती है। ज़ूकिंग को अपने सामने सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ रहा था और वहीं पर वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बस उसकी तरफ आगे बढ़ता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़ूकिंग उस पर कौन सी मूव का इस्तेमाल कर रहा। तब तक वो बंदा ज़ूकिंग के काफी करीब पहुंच चुका था और इधर ज़ूकिंग ने अपनी ब्रीदिंग को स्टेबल कर लिया, जिसके बाद अचानक से उसके हाथों से काफी शार्प सोर्ड इंटेंट रिलीज होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर अज़ूर गार्डियन भी अपीयर हो चुका था। दरअसल ये थी एंशिएंट टाइसंग टेम्पल की लेगेसी, जो कि फॉरबिडन जोन में ज़ूकिंग को हासिल हुई थी। वेल, ज़ूकिंग की इस मूव को कहा जाता है 1 ब्लेड ऑफ टाइसंग। और अब वो अज़ूर गार्डियन पूरी तरह से एक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर सीधे ज़ूकिंग के हाथ में समाने लगा। तब तक उस मॉन्स्टर ने अपनी तलवार को ज़ूकिंग पर रेज किया और उसी वक्त ज़ूकिंग भी आगे बढ़ने लगा। वो अब इसका मुकाबला कर
करने के लिए तैयार था। उसकी बॉडी से काफी स्ट्रेंज ऑरा डिस्पर्स हो रही थी और उतने में जूकिंग ने हवा में छलांग लगा दी। दरअसल यहाँ पर जूकिंग के लिए टाइम काफी धीरे से गुजर रहा था, मगर मास्टर शियांग के लिए तो ये टाइमिंग पूरी तरह से नॉर्मल पेस पर है। और उसी वक्त शियांग का हाथ सीधे उस बंदे के गले के पास पहुंचा और फिर एक ही सेकंड के अंदर वो उसके गले को छूकर साइड में हट जाता है। सब कुछ पूरी तरह से खामोश था और फिर फाइनली जूकिंग ने अपनी आंखें खोली और अब अचानक से वहाँ पर एनर्जी का मानो एक जलजला आ गया। वहाँ की हर एक चीज थंडर पावर की वजह से हवा में फ्लोट हो रही थी। इधर वो मॉन्स्टर अपनी जगह पर खामोश है। साथ ही हम देख पाते हैं कि जूकिंग के हाथों से खून टपक रहा। दरअसल ये खून जूकिंग का ना होकर मास्टर शियांग का था। वो मॉन्स्टर उससे कहता है कि बच्चे ये बात तो माननी पड़ेगी कि तेरे पास काफी अमेजिंग स्किल्स हैं, लेकिन तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि तू मेरे अगली स्ट्राइक से बच पाए। और अब जैसे उसने अपनी ब्लेड रेज की उसकी बॉडी में बदलाव होने शुरू हो गए। उसे अपने अंदर एक बहुत ही भयानक डिवाइन पावर महसूस हो रही थी जो कि उसकी बॉडी को अंदर से पूरी तरह से डैमेज कर रही थी। और अब वो डिवाइन पावर उसकी बॉडी से बाहर आने के लिए झटपटाने लगी, जिसके चलते उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे तो ये समझ नहीं आता कि जूकिंग ने उसके साथ किया क्या है। वो बंदा काफी जोर जोर से चिल्ला रहा था और फिर उसकी बॉडी को फाड़ते हुए कई सारे थर्माफॉर्म उसमें से बाहर निकलने लगे। साथ ही साथ वहाँ पर बरसने वाली थंडर ने हर एक केज को ब्रेक किया था, जिसके चलते वहाँ पर जितने भी लोग कैद थे वो सब के सब आजाद हो गए। इधर उस मॉन्स्टर के चिथड़े हवा में उड़ चुके थे, यानी कि जूकिंग ने इसे काफी ब्रूटल मौत दी थी। जूकिंग की वो मूव इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि उसकी जितनी तारीफी की जाए वो कम होगी। उसने टाइम को फ्रीज करते हुए अपनी डिवाइन पावर को ओपोनेंट की बॉडी में एंटर करवा दिया था, जिसके चलते बिना ज्यादा मेहनत किए वो बंदा मारा जा चुका था। इधर टाउन में भी काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। अब इन लोगों को नहीं पता था कि मेंशन में आखिर हुआ क्या है। तो लोग कह रहे थे कि शायद कैंप मास्टर शियांग ने उस बच्चे को मार दिया होगा। वेल ये सारी बातें सुनकर लिनिया और शीजी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो मिस्टर ले को लेकर मेंशन के बाहर ही उसका इंतजार कर रहे थे और उतने में मेंशन से छोटे बच्चे बाहर आना शुरू हो गए। उन्हें देखते साथ ही कैंप के लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वेल इन सभी बच्चों को ब्लड शैडो स्क्वाड के लोगों ने अगवा किया था ताकि इन्हें एज अ मीट ट्रेजर यूज किया जाए। और यही तो कैंप मास्टर शियांग का साइड बिजनेस था, जिसका यूज करके उसने ढेर सारा पैसा कमाया। साथ ही जूकिंग भी अब उस मेंशन से बाहर आ गया। भीड़ के कुछ लोग कह रहे थे कि इस बंदे से दूर रहो, क्या पता इस पर पॉइजन का असर हुआ होगा। वहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि हमने इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, इसने हमारे बच्चों की जान बचाई। और तभी उनमें से कुछ बंदे जूकिंग को डांटने लगे। वो कहते, बच्चे तुमने कैंप मास्टर को मार दिया, अब बताओ हम क्या करेंगे। वैसे तो जूकिंग ने इन लोगों को आजादी दिलाई थी, मगर ये लोग तो उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे ही डांट रहे थे। वो कहने लगे कि तुमने वज्रासिक को चैलेंज किया है, अब वो लोग हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इधर जूकिंग लिनिया और शीजी के पास पहुंच गया। वो उनकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा था कि क्या मिस्टर ले को बचाया जा सकता है, मगर उनके चेहरों से ही साफ पता चल गया कि मिस्टर ले के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा था। वो तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और उतने में जूकिंग उनके पास जाकर उन्हें बताने लगा कि मैंने कैंप मास्टर शियांग और सन का खात्मा कर दिया, जिसके चलते वज्रासेक्ट और नाइट डव कैंप अब खामोश नहीं रहेंगे। यहाँ पर रुकना हम सभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तो लिनिया उसे कहती है कि बच्चे तुम हमारी फिक्र मत करो, हम दोनों तो किसी भी कैंप में जा सकते हैं, हमारे पास इतनी एबिलिटीज है कि वहाँ पर हमें एंट्री मिल जाएगी। तो बच्चे तुम भी हमारे साथ चलो। मगर जूकिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो मिस्टर ले को अपनी पीठ पर कैरी करते हुए उन दोनों को बता देता है कि उन लोगों का असली टारगेट मैं हूँ। वो मुझे ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, इसलिए मैं सीनियर को लेकर जा रहा हूँ ताकि उन्हें ठीक से अलविदा कह सकूँ। उसके बाद मैं इस इलाके से काफी दूर चला जाऊंगा। इधर एक छोटी बच्ची जूकिंग की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। दरअसल वो जूकिंग का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तो उसके फादर उस बच्ची के हाथ में एक वाइन का पाउच थमा देते हैं, जो लेकर वो बच्ची सीधे जूकिंग के पास पहुंच गई। उसे वो वाइन का पाउच ऑफर करते हुए कह रही थी कि बड़े भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जूकिंग ने भी उस वाइन के पाउच को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही लिनिया उसे बता रही थी कि प्लीज अपना ख्याल रखना, मगर जूकिंग इस पर कोई जवाब नहीं देता। तो लिनिया उससे पूछती कि बच्चे क्या हमारी कभी दोबारा मुलाकात हो सकती है, जिस पर जूकिंग ने जवाब दिया कि अगर हम जिंदा रहे तो जरूर से हमारी मुलाकात होगी। और अब जूकिंग मिस्टर ले को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। इधर लिनिया शीजी
शीजी से कह रही थी कि कितने ही अफसोस की बात है, हम अभी तक इस बच्चे का असली नाम नहीं जान सके। जिस पर शीजी कहने लगा कि अगर हम जिंदा बच गए तो जरूर से मिल पाएंगे, इसलिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बच्चा तो हमारे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। सो इस तरह से मिस्टर ले का थंडर स्क्वाड अब पूरी तरह से बिखर चुका था। वहीं पर जू किंग मिस्टर ले को लेकर काफी दूर पहुंच चुका था। उसने देखा कि यहाँ पर ढेर सारे कौवे जमा हो चुके हैं, जो कि अक्सर ही स्कैवेंजर्स की लाशों पर पलते थे। साथ ही मिस्टर ले उसे बताते कि बच्चे अभी अभी मुझे एक ख्वाब आया, मैंने देखा कि तुम काफी ज्यादा समझदार बन गए, तुम्हारा चेहरा भी साफ सुथरा था। इतना ही नहीं, जिस फैक्शन को तुमने ज्वाइन किया वहाँ पर भी तुम नंबर 1 बन गए। सच बताओ तो ये सपना देखकर मुझे काफी ज्यादा सुकून मिला। वहीं पर जू किंग तो बस खामोशी के साथ उनकी सारी बातें सुनता जा रहा था, क्योंकि दोबारा उसे शायद कभी उनकी आवाज सुनाई न दे। और इस तरह से जू किंग ने फॉरबिडन जोन में एंटर किया। वहाँ पर कई सारे डीमन इन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे थे। वैसे तो डीमंस का काम है अपने सामने आने वाली हर एक चीज को मिटा देना, लेकिन शायद उन्हें भी जू किंग का दर्द महसूस हो रहा था। साथ ही जू किंग ने देखा कि मिस्टर ले का लाइफ एसेंस पूरी तरह से वैनिश हो गया। दरअसल जू किंग अपने पर्पल क्रिस्टल की ऑरा से उन्हें हील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो जाएगी। वहीं पर डीमंस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया, मगर कोई भी जू किंग और मिस्टर ले पर अटैक नहीं करता। और अब जू किंग फॉरबिडन जोन के प्लेस ऑफ एलिजीज में पहुंच गया। यहाँ पर काफी खूबसूरत पेड़ था, तो जू किंग ने यहीं पर रुकने का फैसला लिया। उतने में मिस्टर ले उससे पूछते, बच्चे क्या तुम्हारे पास वाइन है? तो जू किंग ने तुरंत एक पत्ते पर वाइन को पोर करते हुए उन्हें पिलाना शुरू किया। जिसके बाद मिस्टर ले उसे बताते हैं कि बच्चे मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे तो डर लगता था अकेले मरने में। अगर हमारी मौत हो और हमारे सामने हमारी चाहने वाला कोई ना हो, इससे बुरी मौत भला और क्या ही हो सकती। इधर जू किंग उनकी बातें सुनकर ही काफी ज्यादा रोने लगा। तो मिस्टर ले उससे कहते, बच्चे तुम मेरे लिए मायूस मत हो, मेरी किस्मत तो सबसे अच्छी निकली। देखो तुम मेरे सामने तुम हो और एक बढ़िया सी वाइन भी है, इसलिए मुझे इस मौत से कोई अफसोस नहीं। साथ ही वो काफी भारी दिल से जू किंग को समझाने लगे कि प्लीज आंसू मत बहाओ, तुम जितना रोओगे मुझे उतना ही ज्यादा बुरा लगेगा। यहाँ पर जू किंग ने उनका हाथ थाम लिया था। मिस्टर ले उसे बताते हैं कि रास्ता काफी लंबा है, मैं तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बिहाफ में तुम इस जर्नी को पूरा करो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आगे की जिंदगी को खुशी से गुजारो, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करो, मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। इधर जू किंग अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहा था। तभी मिस्टर ले उसे और थोड़ी सी वाइन मांगने लगे, तो जू किंग उनके लिए वाइन पोर करने लगा। उतने में मिस्टर ले कहते कि देखो सूरज निकलने वाला है। अब ये सुनते साथ ही जू किंग काफी ज्यादा पैनिक हो गया। उसे समझ आ चुका था कि मिस्टर ले का आखिरी वक्त आ गया है। उन्हें अपनी आंखों के सामने इल्यूजन्स नजर आ रहे थे। साथ ही मिस्टर ले कहते, टाओ हंग क्या तुम मुझे लेने आए हो? देखो तुम्हें कितना ज्यादा बूढ़ा हो गया। और इतना कहते साथ ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वो टाओ हंग से कहते कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। जू किंग ये सब देखकर काफी ज्यादा रोने लगा और उतने में ही पीच ब्लॉसम का फ्लावर उनके हाथों पर आकर बैठ गया। दरअसल ये टाओ हॉन्ग थी, जो कि फाइनली अपनी मोहब्बत से मिल पाई। इस तरह से मिस्टर ले ने इस ब्रूटल दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं पर जू किंग ने उनके लिए जो वाइन फिल की थी वो उनके सम्मान में पोर कर दी। और अब वो मिस्टर ले की आंखें बंद करते हुए जोर जोर से रोने लगा। उसी पेड़ के पास जू किंग ने मिस्टर ले को दफनाना शुरू किया। उन्हें दफनाने के बाद जू किंग ने उनके लिए ग्रेव स्टोन भी कार्व किया। ये सब करते हुए उसे मिस्टर ले की कई बातें याद आने लगी। मिस्टर ले ने बताया था कि हम स्कैवेंजर्स के लिए कोई कब्र नहीं खोदता और ना ही हमारे लिए ग्रेव स्टोन बनाए जाते। तो जू किंग उस ग्रेव स्टोन को टच करते हुए कहने लगा कि स्कैवेंजर्स को ग्रेव स्टोन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि कोई उनका शोक नहीं मनाता, लेकिन सीनियर आपके पास वो लोग हैं जो आपका मातम मनाएंगे, जो आपको हमेशा अपनी यादों में जिंदा रखेंगे। और फिर उसी टूमस्टोन पर अपना सर रख के वो रोने लगा। मिस्टर ले का इस दुनिया से जाना जू किंग के लिए काफी बड़ा सदमा था। इस दुनिया में वो उनके अलावा किसी को अपना नहीं मानता था और उसका बस एकलौता सहारा ही इस दुनिया ने छीन लिया। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर ले की किस्मत काफी अच्छी थी जो उन्हें जू किंग जैसा बच्चा मिला, वरना डेटी के कहर के बाद तो इस दुनिया में बस नफरत थी। लेकिन जू किंग उनकी जिंदगी में प्यार की एक लौ बन के आया, जिससे मिस्टर ले का दिल पूरी तरह से रोशनी से भर गया था।
यहाँ पर हम जूकिंग की सोल को देख पाते हैं, जो कि अपनी ही हालत देखकर काफी ज्यादा मायूस था। साथ ही उसे मिस्टर ले के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आने लगा। मिस्टर ले उसे बताते हैं कि पता है बच्चे, मैंने आज तक कभी किसी के लिए कपड़े नहीं बनाए। तुम वो अकेले इंसान हो जिसके लिए मैंने अपने हाथों से ये ड्रेस डिजाइन किया था, और देखो तो तुमने इतनी जल्दी इन्हें खराब करना भी शुरू कर दिया। और अब यही सारी बातें सोचते हुए जूकिंग अपने घर के सामने पहुंच जाता है। जैसे वो गेट से अंदर दाखिल हुआ, उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि टाओ होंग के मेमोरियल टैबलेट के सामने किसी ने इंसेंस स्टिक को जला के रखा था। और ये देखकर ही जूकिंग ने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाजा ओपन किया। वैसे तो वो जानता था कि सीनियर ली इस दुनिया से चले गए, लेकिन अभी भी उसके दिल के कोने में एक उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो मुझे नजर आ जाए। इसलिए जूकिंग मायूस होकर उस खाली पड़े घर को निहारने लगा। उसका दिल बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि बस एक बार मेरे सामने आ जाओ। और उतने में जूकिंग को वहाँ पर मिस्टर ले का स्मोकिंग पाइप नजर आया। उस स्मोकिंग पाइप को निहारते हुए वो दोबारा से पास्ट की मेमोरीज में खो गया था। और उतने में जूकिंग को किसी की खांसने की आवाज आई। कोई तो था जो एक कैंडल लेकर उस कमरे से बाहर आने लगा। और इसी आवाज को सुनते साथ ही जूकिंग का दिल काफी जोरों से धड़कने लगा, और फिर उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि मिस्टर ले उसके सामने थे। मिस्टर ले दरवाजा खोल कर कहने लगे कि ये बच्चा अभी तक घर वापस नहीं आया। इतनी रात हो गई मगर अभी तक इसे घर का ख्याल नहीं आया। और फिर जैसे उन्होंने पलट के देखा कि जूकिंग वहाँ पर बैठा हुआ है। अब उसे देखते साथ ही मिस्टर ले कहते, अरे बाप रे, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम घर कब आए बच्चे? तुमने तो जरा भी आवाज नहीं की। अब ये सुनकर जूकिंग काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि ये बस उसका कोई वहम होगा। तभी मिस्टर ले उसे डांटते हुए कहने लगे कि बच्चे, दोबारा कभी इतनी देर मत लगाना, मैं काफी देर से तुम्हारा वेट कर रहा था। साथ ही उन्हें काफी ज्यादा खांसी आ रही थी, तो जूकिंग तुरंत ही उन्हें संभालने चला गया, और वो वाकई में मिस्टर ले को टच कर पा रहा था। तभी मिस्टर ले कहते, बच्चे, तुमने मुझसे वादा किया था कि आज रात का खाना तुम पकाओगे, तो देखो खाना पकाने का सारा सामान मैं लेके आया हूँ। जाओ जाकर गर्मा गर्म खाना बनाओ। मगर जूकिंग तो बस काफी करीब से उन्हें घूरे जा रहा था। तो मिस्टर ले उसे दूर पुश करते हुए कहने लगे कि बच्चे, तेरा दिमाग ठीक तो है ना? तू तो ऐसे बर्ताव कर रहा मानो तेरी सोल तेरे से लॉस्ट हो गई। चल चल जल्दी से खाना बना, तुझे भी काफी ज्यादा भूख लगी होगी। अब ये सुनकर जूकिंग भी चूल्हे के पास चला गया। वहीं पर मिस्टर ले ने अपने स्मोकिंग पाइप को जला लिया था। वो खांसते खांसते स्मोक करने लगे। तो जूकिंग उनसे कहता है कि आपको काफी तेज खांसी आ रही है, इसलिए कुछ दिनों तक स्मोकिंग को बंद कर दीजिए। तो मिस्टर ले कहते कि हाँ, वो मैं बाद में देख लूंगा, पहला तो तू खाना पका। लास्ट टाइम मैंने तुझे सिखाया था कि एक प्रॉपर डिश कैसे बनाई जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आज एक आखिरी बार मैं तुझे दोबारा से सिखाने वाला हूँ। देखो, पहला तो कढ़ाई में तेल डालो और फिर उसे 70% तक अच्छे से गर्म होने देना। इससे स्टर फ्राइंग की प्रोसेस काफी ज्यादा क्विक हो जाती है। साथ ही वो जूकिंग से कहने लगे कि बच्चे, अब सर्दी अभी शुरू हो गई। मैंने तुम्हारे लिए जो रोब बनाया था, तुमने तो अभी तक उसे पहना भी नहीं। देखो, हर एक मौसम में तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। तो जूकिंग भी उनके हाँ में हाँ मिलाने लगा। तभी मिस्टर ले कहते, बच्चे, आज के बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम एक पल के लिए भी कमजोर पड़ो। तुम मुझसे वादा करो कि कभी खुद के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। तो जूकिंग भी भारी दिल से हाँ में हाँ मिलाने लगा। तभी मिस्टर ले कहते कि एक और बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ, इसे हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो कभी अपने खाने को स्किप नहीं करेगा। जिस पर जूकिंग कहने लगा कि हाँ, मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। तब तक जूकिंग की डिश भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो गई थी। तो जूकिंग उसे डिश में सर्व करते हुए कहने लगा कि आज के डिश को तो मैंने जरा भी नहीं जलाया। मुझे पूरा यकीन है कि ये खाना आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन जैसे जूकिंग ने पीछे पलट कर देखा, मिस्टर ले वहाँ से गायब हो चुके थे, और ये देखकर ही जूकिंग की आंखें भर आई। उसे तो एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मानो सब कुछ दोबारा से ठीक हो गया। मिस्टर ले उसके पास वापस आ चुके हैं, मगर एक ही सेकंड में उसकी लाइफ में दोबारा से अंधेरा छा गया। हम ये भी नहीं बोल सकते कि जूकिंग ने बस एक इल्यूजन को फेस किया, क्योंकि उस टेबल पर मिस्टर ले का स्मोकिंग पाइप और वो कैंडल अभी भी मौजूद है। दरअसल मिस्टर ले की सोल जूकिंग से मिलने आई थी। उन्हें पता था कि अगर वो बच्चे से ना मिले तो वो पूरी तरह से लॉस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जूकिंग से मिलकर उसे बताया कि जूकिंग कभी खुद के साथ गलत नहीं करेगा। यहाँ पर जूकिंग पूरी तरह से टूट गया था, और फिर एक बार फिर से उसकी आंखों ने आंसू बहाना शुरू किए। मिस्टर ले उसकी जिंदगी में एक खालीपन बना के गए थे, जिसे कोई और भर
ही नहीं सकता। यहाँ पर हमें दोबारा से उसी ग्रेव का सीन दिखाया गया जहाँ पर जू किंग मिस्टर ले के लिए आंसू बहा रहा था। वो चाहे अपने दिल को समझाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, मगर फिर भी उसका अपने इमोशंस पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। और वो कंट्रोल भी कैसे करेगा, एक ही पल में उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। उसने तो ऑलरेडी ठान लिया था कि जब तक मिस्टर ली जिंदा है वो हमेशा उनके साथ रहेगा, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी छोटी होगी ये तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। साथ ही जू किंग को वहाँ पर एक स्वीट नजर आता है जो कि उसके पॉकेट से नीचे गिरा था। जिस लड़की ने उसे मिठाई दी थी उसने ये भी जू किंग को बताया था कि जब भी तुम सबसे ज्यादा मायूस हो उसी वक्त ये स्वीट खाना, और तब तक स्वीट खाती रहो जब तक कि तुम्हें अच्छा न लगे। आज जू किंग का दिल काफी ज्यादा मायूस है। उसे लग रहा था कि काश ये स्वीट खाने से उसे थोड़ा सा बेटर महसूस हो, लेकिन वो स्वीट खाते हुए भी उसके आंसू बहते जा रहे थे। वैसे तो जू किंग का बचपन मुसीबतों से घिरा हुआ था। उसने आज तक न जाने कितने ही सारे लोगों को खो दिया, मगर उसने आंसू बहाए थे सिर्फ अपने सीनियर के लिए। भले ही जिंदगी में आगे चलकर जू किंग नॉर्मल हो जाए, मगर मिस्टर ले का ये गम हमेशा उसके साथ रहेगा। वो एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं जिसे जू किंग मरते दम तक नहीं भूलेगा। जू किंग काफी ज्यादा रोते हुए मिस्टर ले से कहने लगा कि आप जहाँ पर भी हो आपकी सोल को सुकून मिले। और इसी इमोशनल सीन के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।